आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी या फिर अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 279, अनुच्छेद 280 या फिर अनुच्छेद 281 या फिर अनुच्छेद 282। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 280। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इस आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब देखिए अनुच्छेद जो 282 है, इसमें संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय से संबंधित है। अगला है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? यह है संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम, फिर है जनप्रतिनिधित्व का कानून, संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम या फिर संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए विधानसभा में किसी दल में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर संविधान का 52वां संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में जो देखिए 102 है, इसमें एक नया खंड 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है, जो यह उपबंधित करता है कि किसी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य की सदन की सदस्यता निम्न आधारों पर समाप्त हो जाएगी। किसके आधार पे? तो देखिए 2003 में 91वें संशोधन द्वारा सामूहिक दल बदल को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। अब केवल दल बदल के विलय के आधार पर ही दल बदल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था थी। 21 वर्ष की जो अवस्था थी, परंतु जब इसे घटा करके 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया, ये किस वर्ष हुआ? तो देखिए ये किस वर्ष हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1989 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1989 में। देखिए मूल संविधान में जो मताधिकार की उम्र कितनी थी? 21 निर्धारित थी, और किंतु जो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचन में मतदान के लिए न्यूनतम आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। यह प्रावधान 18 मार्च 1989 से प्रभावी है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया है? तो 21 संशोधन में हुआ है, तो ये हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति या फिर सर्वोच्च न्यायालय के प्रति? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति। देखिए जो संसदीय शासन प्रणाली के 2 आधारभूत लक्षण हैं। कौन कौन है? तो राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण शक्तियों का संसद में केंद्रित रहना तथा कार्यपालिका का जो व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 का जो 3 जो है, इसके अनुसार क्या है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री का निर्माण प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर किया जाता है। मंत्रिमंडल की यह संवैधानिक बाध्यता है कि लोकसभा का विश्वास खोते ही तुरंत त्यागपत्र दे दें। नेक्स्ट, भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। तो देखिए संविधान
जो 16वां संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा, या फिर 22वां संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा, या 29वां संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा, या फिर 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान का जो 16वां संशोधन अधिनियम है 1963 द्वारा। देखिए 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। इसी संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों को भारत की प्रभुता व अखंडता बनाए रखने की शपथ लेनी पड़ती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं? अनुच्छेद 249, 250, 252 या फिर 254। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी सी। देखिए ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। यह किस अनुच्छेद में निहित है? देखिए दिया है ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, 345 या 346। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 344, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राजभाषा से संबंधित राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए 30 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य किससे है? राज्यसभा से। जिसमें क्या है कि 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य कितने रहेंगे? राज्यसभा से। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ये है 110, 111, 112 या फिर 113। तो इसका उत्तर हो जाएगा 110, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 110 है, 110 है कि इसके अंतर्गत क्या है कि धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इस अनुच्छेद में 6 शर्तें बताई गई है। किसी विधेयक को धन विधेयक तभी कहेंगे यदि वह विधेयक इनमें से कुछ शर्त को पूरा करता है। तो कौन सी शर्त है? देखिए यह धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा और इसी का निर्णय अंतिम होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? संप्रभुता संपन्न, पंथनिरपेक्ष, संघीय या फिर लोकतंत्रात्मक। इसका उत्तर होगा संघीय। देखिए संप्रभुता संपन्न, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक शब्दों का प्रयोग संविधान में है, लेकिन संघीय शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है? कौन सा शब्द है जो समाविष्ट नहीं है किसमें? संविधान में। धर्मनिरपेक्ष, संघीय, प्रजातांत्रिक या समाजवादी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संघीय शब्द। प्रस्तावना हमारे संविधान की कुंजी है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्रदान करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या फिर संसद। इसका सही हो जाएगा मंत्री परिषद, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाया गया है जिसमें नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है तथा वास्तविक शक्ति किसमें निहित हो जाएगी? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में निहित है। नेक्स्ट, संघ और राज्यों के मध्य एक विभाजन निम्नलिखित निकायों में से किसकी संस्तुति के आधार पर होता है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग या फिर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। इसका उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद जो 280 है, देखिए इसके अनुसार राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष के समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा।
जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर के बनेगा। अगला है 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होते। देखिए जो 6वीं अनुसूची है उसके उपबंध किस राज्य में लागू नहीं होंगे, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर गोवा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा में लागू नहीं होता है। ठीक है, 6वीं अनुसूची किस में लागू हो जाएगा, तो असम में, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। तो गोवा इसका उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया। यह है इसी दिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, नहीं बिल्कुल नहीं। इसी दिन 1919 में जलियांवाला बाग त्रासदी हुई, नहीं बिल्कुल नहीं। इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। नेक्स्ट है भारत एक गणराज्य है क्योंकि ये है विधायिका कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली है। विधायिका कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली है, बिल्कुल नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल नहीं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, इसे भी नहीं। देखिए भारत का राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ एक गणराज्य है। भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप इसमें स्पष्ट हो जाता है कि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जो पद है कौन सा, वंशानुगत राजा अथवा सम्राट न होकर के भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित किसी अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। देखिए भारत में 1949 में संविधान की रचना के बाद से अपने आप को गणराज्य घोषित कर दिया। 10 मई 1949, देखिए 10 मई 1949 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आकाशवाणी से एक भाषण में कहा था कि हमारा संविधान पूर्ण गणतंत्री है, हमारे शासन में सम्राट की कोई स्थिति नहीं है और हम उसके प्रति निष्ठावान नहीं हैं। नेक्स्ट, संविधान भारत को घोषित करता है, संविधान जो भारत को घोषित करता है संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए संप्रभुता संपन्न समाजवादी, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन संप्रभुता फिर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक क्रम इसका सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य की सही संवैधानिक स्थिति थी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति में मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। नेक्स्ट, निम्न को उसी क्रम में लगाए जिस क्रम में भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित है। संप्रभु, समाजवादी, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन जो ए है ये पहले हो जाएगा। देखिए पहले संप्रभु, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्रम इसका सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, धनानुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सरकार की किसी विशेषज्ञ नीति का विरोध, सार्वजनिक व्यय में किफायत का सुझाव या फिर कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना या सरकार को गिराना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, नीति निरनुमोदित कटौती, मितव्ययिता कटौती, सांकेतिक कटौती। देखिए सांकेतिक कटौती प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव है जिसमें कहा जाता है कि मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाए। इस प्रस्ताव का उद्देश्य, जिसको प्रस्ताव के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, यह है कि ऐसी विशिष्ट शिकायत व्यक्त की जाए जिसके लिए भारत उत्तरदायी है। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। देखिए यहाँ से जो यहाँ तक है, भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन किसका है? केसिवियर का, अलेक्जेंड्रियो का, विक्स और एवी पायली और बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केसिवियर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे तो कूट दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण बताया गया है। तो कथन ए है, भारत का राष्ट्रपति सीधे नहीं चुना जाता। भारत का राष्ट्रपति सीधे नहीं चुना जाता है। और कारण है, संविधान निर्माता संसदीय शासन की व्यवस्था करना चाहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी जो आर है ए की सही व्याख्या करता है। भारत का राष्ट्रपति सीधे नहीं चुना जाता है, तो संविधान निर्माता संसदीय शासन की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें भी कथन है। कथन ए है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। और कारण है कि संविधान निर्मात्री सभा में वकीलों का वर्चस्व था। वकीलों का क्या था? वर्चस्व था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। आर ए दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? स्विट्जरलैंड का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर कनाडा का संविधान? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के जो ज़्यादातर प्रावधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। 1935 के अधिनियम की लगभग 200 धाराओं को उसी तरह अथवा जोड़ा थोड़ा बहुत संशोधन के साथ संविधान में रख लिया गया है। वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 352 भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 102 का सही रूप है। उसी तरह अनुच्छेद 356 भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 92 से मिलती जुलती है। वर्तमान संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा भी कतिपय अपवादों को छोड़कर भारत शासन अधिनियम 1935 से मिलता जुलता है, तथा उसी तरह बहुत सारे उपबंध 1935 के भारत शासन अधिनियम से मिलते जुलते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची भी इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट, भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डाला था। भारतीय संविधान के सर्वाधिक प्रभाव डाला था, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संवैधानिक इतिहास में भारत शासन एक्ट 1935 का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। इस एक्ट के द्वारा देश को एक लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था। हालांकि भारत की जनता तथा उसके प्रतिनिधियों का इस दस्तावेज के निर्माण में कोई हाथ नहीं था, इसमें अनेक गंभीर खामियां थी, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुल मिलाकर के तथा कई दृष्टियों से यह एक प्रगतिशील कदम था। नेक्स्ट है, और इस सेट का ये आखिरी प्रश्न है कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, तो ये भी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संवैधानिक इतिहास में ये सब वही चीज़ प्रश्न रिपीट हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।